Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, lecture number 13, chapter number 10. Chapter number 10 में हमने forms and function में discussion एक lecture हमने किया है. ये chapter number 10 forms and function first year bio का दूसरा lecture है. वैसे as a whole lecture हमारे आ रहे onward पहले से previously ये lecture number 13 है. तो लेक्चर नंबर 13 में अभी हमने फॉर्म्स एंड फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, पोटेशियम आयन फ्लो थ्योरी. पोटेशियम आयन फ्लो यानी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा हमने डिस्कस किया था. उसके दो थ्योरीज है. देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा. वन इज शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस and the second one is potassium ion flow theory. Potassium ion flow theory. According to this theory, how the opening of stromata occur and how closing of stromata occur. For example, opening. How opening of stromata occur. Same वही चीज है. Opening ये होता है कि during daytime. During daytime in guard cell स्टार्च, स्टोर स्टार्च, ये मैं एक लाइन में लिख रहा हूं. स्टोर स्टार्च एरो बना दे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा. जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा, अब पीच क्या होगा? दिन का वक्त है तो पीच होगा हाई. हाई मतलब अल्कलाइन. और एंजाइम वही है, स्टार्च फास्फोराइलेज है. फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कंबाइन, ये मतलब कन्वर्ट होंगे फास्फिनोल पायरोइक एसिड. फास्फिनोल पायरोवेट या पायरोइक एसिड. फिर ये, इसको आप लोग पीपीपी भी कह सकते हैं. पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, फास्फिनोल पायरोवेट. अब ये पीपीपी जो है फास्फिनोल पायरोवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स राइज टू मैलिक एसिड. क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? मैलिक एसिड. मैलिक एसिड चूंकि वीक एसिड है, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू टू. दो आयंस में ब्रेक डाउन होंगे. एक है मलेट आयन, मलेट आयन, और दूसरा है हाइड्रोजन आयन. ये सब कुछ कहां पे हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ मलेट आयन C2H4O. मलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन अकर इन द गार्ड सेल. मैंने इधर लिखा है, देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड. ये जगह नोट कर ले कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये सब कुछ कहां पे हो रहा है. ड्यूरिंग डे टाइम, ओपनिंग डे टाइम में होता है ना, देखिए डे टाइम, दिन के वक्त गार्ड सेल में जो स्टोर स्टार्च है वो हाई पीच और स्टार्च फास्फोराइलेज के जरिए कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. फिर वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फास्फिनोल पायरोइक एसिड. फास्फिनोल पायरोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा, मैं इधर शॉर्टकट फॉर्म लिखे पीपीपी, फास्फिनोल पायरोवेट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मैलिक एसिड. मैलिक एसिड मलेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा. अब आपके साथ गार्ड सेल में ये चीजें हैं. कंसिडर दैट इज गार्ड सेल. दैट इज गार्ड सेल है. तो गार्ड सेल के अंदर इधर क्या चीज है? मैं लिखता हूं M और H. शॉर्टकट में फॉर्म शो कर रहा हूं, इधर लंबे चौड़े चीजें नहीं लिख सकता. M और H है, मलेट आयन और हाइड्रोजन आयन. और सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग एपिडर्मल सेल जो है, इसमें और आयन है. और कौन से आयन है? पोटेशियम आयन. चूंकि दिन का वक्त है, पीएच हाई है. हाई पीएच की वजह से, ड्यू टू विच वन पीएच एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन अकर बिटवीन द गार्ड सेल एंड सराउंडिंग एपिडर्मल सेल. तो ड्यू टू विच वन पीएच, नीचे होगा अल्कलाइन पीएच, एसिडिक पीएच, या होगा हाई पीएच या लो पीएच. तो अगर अल्कलाइन दिया है या हाई दिया है,
ये इसका आंसर होगा, क्योंकि दिन के वक्त गार्ड सेल के पीच हाई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। हाई पीच की वजह से एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, पोटेशियम आयन अंदर आएगा और हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज होगा सराउंडिंग एपिडर्मल सेल को। समझ आ रहे हैं ना? अब जब ये एक्सचेंज होगा, अब क्या होगा, अब हमारे साथ गार्ड सेल के अंदर कौन से आयन है? एम है, एम तो पहले से है, एम है और के है। और जो सराउंडिंग सेल है, सराउंडिंग सेल, सराउंडिंग सेल में अब आप लोगों के साथ इधर क्या चीज में लिख लो, सराउंडिंग सेल में H है, H सराउंडिंग सेल में क्या है? H हाइड्रोजन आयन। अब आप लोग ये याद रख ले, ये M और H जो होता है, M और H मलेट और हाइड्रोजन तो पहले से, दिन के वक्त पीच हाई हो गया, अब ये जनाब पोटेशियम आयन अंदर आ गया और हाइड्रोजन आयन बाहर सराउंडिंग सेल को आ गया। नाउ व्हाट हैपेंड? द मलेट एंड पोटेशियम आयन एक्ट इज ए सल्यूट। मलेट और पोटेशियम आयन एक्ट इज ए सल्यूट। जब ये सल्यूट के तौर पे काम करेगा, सो मीन गार्ड सेल का सल्यूट पोटेंशियल हाई हो गया और ये गार्ड सेल क्या करेगा? इट टेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। ये वाटर लेगा सराउंडिंग सेल से। जब ये वाटर लेगा तो कंडीशन विल बिकम सच लाइक दैट कि मतलब ये गार्ड सेल बिल्ड अप होंगे, स्वेल अप होंगे और गार्ड सेल इस तरह होंगे कि मतलब स्वेल अप होंगे, दे मूव अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड हेंस स्टोमेटा ओपन, हेंस स्टोमेटा ओपन। यानी solute potential of the guard cell will become high due to malate and potassium ion, and it take water, और जब when it take more water it becomes swell up, bulge up, move apart from one another and hence the stomata open. So this is all about the opening of stomata, about the potassium ion flow theory. अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया कि during daytime according to potassium ion flow theory, during daytime which one ion exchange occur during daytime? तो potassium and hydrogen, या which one ion from the surrounding cell diffuse into the guard cell? तो वो है potassium ion. या which one ion diffuse out from the guard cell into the surrounding epidermal cell during daytime according to potassium ion flow theory? तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन अंदर से बाहर जाएगा और सराउंडिंग सेल से पोटेशियम अंदर गार्ड सेल में एंटर होगा। इज इट क्लियर? Now we come to their closing. Closing किस तरह होगा? Closing किस तरह होगा? अब रात का वक्त है, नाइट टाइम में पीच क्या होगा? पीच अब गार्ड सेल, चौकीदार सेल, पीच अब गार्ड सेल ड्यूरिंग नाइट टाइम is low. Low का मतलब acidic due to carbon dioxide accumulation. कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन की वजह से पीच ऑफ गार्ड सेल क्या होगा? हाई, सॉरी लो होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात को तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जब पीच लो हो गया, एसिडिक पीच हो गया, अब जनाब ये एक्सचेंज ऑफ आयन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन इस तरह होगा। अब देख ले, गार्ड सेल के अंदर क्या चीज है? दिन के वक्त तो ये चीजें हैं ना, दिन के वक्त एम और के, मलेट और पोटेशियम, मलेट और पोटेशियम है। सराउंडिंग एपिडर्मल सेल के अंदर क्या है? सराउंडिंग एपिडर्मल सेल के अंदर हाइड्रोजन है। अब जनाब एक्सचेंज ऑफ आयन रिवर्स डायरेक्शन में होगा ड्यू टू विच वन पीच? ड्यू टू लो पीच। तो लो पीच की वजह से अब ये कंडीशन होगा कि लो पीच की वजह से ये हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा, डिफ्यूज होगा, और पोटेशियम आयन जो है ये बाहर सराउंडिंग एपिडर्मल सेल को डिफ्यूज होगा। समझ आ गया? अब जनाब क्या होगा? ये गार्ड सेल है, दिस इज गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर क्या है? गार्ड सेल के अंदर मलेट तो इधर है, अब पोटेशियम भी अंदर आ गया और हाइड्रोजन किधर चला गया? हाइड्रोजन रिलीज हो गया बाहर, सॉरी हाइड्रोजन सारी अंदर आ गया
इधर देखें ना, इधर मैंने एरो शो किया, हाइड्रोजन विल बी डिफ्यूज टू द इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल एंड पोटेशियम फ्रॉम द गार्ड सेल विल बी डिफ्यूज टू द आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, पोटेशियम रिलीज होगा इनटू द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल। तो जनाब इधर पोटेशियम आ गया और अंदर हाइड्रोजन आ गया, जिस तरह पहले था इसी तरह पोटेशियम बाहर चला गया। जब पोटेशियम बाहर चला गया, हाइड्रोजन अंदर आ गया, अब ये M और H यानी मलेट और हाइड्रोजन आयन कंबाइन होंगे और ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, ये जनाब दोबारा मेलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और मेलिक एसिड रात का वक्त है तो इट विल बी रिस्पायर इनसाइड द गार्ड सेल। द M and H due to low pH, the malate and hydrogen ion combine in the guard cell। आप कहेंगे कि सर पहले तो मलेट आयन था लेकिन हाइड्रोजन इसके साथ था, अब हाइड्रोजन नहीं पोटेशियम इसके साथ था, इधर देखे पोटेशियम, लेकिन रात के वक्त लो पीएच की वजह से पोटेशियम बाहर निकल गया सराउंडिंग एपिडर्मल सेल और हाइड्रोजन आयन अंदर आ गया। जब वो अंदर आ गया तो लो पीएच की वजह से मलेट और हाइड्रोजन कंबाइन हो गया मेलिक एसिड विल बी रिस्पायर इन द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में सल्यूट लेवल कम हो गया और जब सल्यूट लेवल कम हो गया तो मीन इससे पानी बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज टू द आउटसाइड एंड द गार्ड सेल विल बिकम श्रिंक। गार्ड सेल इस तरह होंगे, देखें क्लोज एंड हेंस इट इज नोन एज व्हाट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें मेन चीज आप लोग याद रखें कि अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन फ्लो थ्योरी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ डैश आयन टू द आउटसाइड एंड डैश आयन टू द इनसाइड ऑफ गार्ड सेल। कौन सा आयन गार्ड सेल से बाहर जाएगा और कौन से आयन गार्ड सेल के अंदर आएगा। पोटेशियम गार्ड सेल से बाहर जाएगा क्लोजिंग में और हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा। और ओपनिंग में अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन फ्लो थ्योरी ओपनिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा। दिस इज द मेन थीम। नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू हो रहा है, वाटर रिलेशन इन प्लांट्स। वाटर रिलेशन इन प्लांट्स, वाटर रिलेशन में यह है कि इनमें से हमने डिस्कशन करना है वाटर स्टेटस की बात। अगर हम लिख ले वाटर स्टेटस, तो वाटर स्टेटस में तीन चीजें हैं। एक है सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और तीसरा है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, पॉइंट बी नोटेड। वाटर पोटेंशियल का मतलब यह है वाटर मॉलिक्यूल हैज, वाटर मॉलिक्यूल ये कि आपस में अटैच है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये फ्लो करता है। जितना प्योर वाटर मॉलिक्यूल होगा इतना इसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतना अच्छी तरह फ्लो करेगा। और जितना इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल को नोट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं साई। इसका मतलब क्या है, उल्टा डब्ल्यू, इसको क्या कहते हैं साई। साई के साथ इस तरह स्मॉल डब्ल्यू, इट रिप्रेजेंट वाटर पोटेंशियल। और इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसका नाम है किलो पास्कल। पास्कल ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो द यूनिट ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज किलो पास्कल एंड 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। आप लोगों के बुक में एक टिडबिट भी दिया है। अब अगर आप लोगों के साथ एक सेल है और इस सेल के अंदर सपोज दिस इज सेल, इस सेल के अंदर मोर वाटर है, मोर वाटर, तो वी कैन से दैट दिस सेल इनसाइड द सेल द मीडियम विल बी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब यह है कि इसमें वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये हाइपरटोनिक है। तो ये इसमें वाटर ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल इसमें हाई है। और अगर आप लोगों के साथ एक सेल ऐसा है कि इस सेल में सॉल्यूट ज्यादा है, मोर सॉल्यूट, तो जब किसी सेल में किसी मीडियम में सॉल्यूट ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसका सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है। जिस सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल हाई होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा।
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि सेल के अंदर जब सॉल्यूट ज्यादा है तो इस सेल का प्रॉपर्टी ये है कि इट विल टेक मोर वाटर। जब सॉल्यूट ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक मीडियम है। हाइपर मीन अबाव, ज्यादा, ज्यादा सॉल्यूट है, हाइपरटोनिक मीडियम है। बाहर से ये पानी लेना शुरू करेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये पानी ज्यादा लेगा क्योंकि इसमें पानी कम है। जब ये बाहर से पानी लेना स्टार्ट करेगा स्लोली ग्रेजुअली इस सेल का मीडियम जो है ये डाइल्यूट होगा और ये सेल इस तरह स्विल अप होगा। ये देखें, अब इसमें पानी ज्यादा आ गया, सेल स्विल अप हो गया। अब इसको मैं कहता हूं टर्जिड सेल। टर्जिड सेल, टर्जिड का मतलब है स्विल अप, बिल जाओ। ये क्यों टर्जिड हो गया, स्विल अप हो गया? ड्यू टू टेकिंग अप मोर वाटर। क्यों ज्यादा पानी लिया? ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सेल। तो जब इसके अंदर मतलब टर्जिडिटी डेवलप्ड हो गया तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल जो है ये किस चीज की वजह से डेवलप्ड होता है? ड्यू टू टेकिंग अप मोर वाटर बाय अ सेल। और क्यों सेल ज्यादा पानी लेगा? ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये दोनों भी सॉल्यूट पोटेंशियल भी आप लोग पोटेंशियल के लिए ये भी उल्टा W इसके साथ S और प्रेशर के लिए वही सिंबल इस्तेमाल होते इसके साथ P हमने इस्तेमाल करना है। तो ये तो एक शॉर्टकट 2-3 पॉइंट थे। अभी हम आ रहे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कि प्लांट्स बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस तरह एनिमल ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होते हैं इस तरह प्लांट बॉडी में भी होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, डिजॉल्व मिनरल्स और सॉल्यूट जो प्लांट बॉडी के लीव्स में जो खुराक तैयार होते हैं वही ट्रांसपोर्ट होगा और वाटर और मिनरल सॉइल से लेता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो चलो ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स ये एक चीज हो गया। दूसरा सॉल्यूट। सॉल्यूट ये है कि ग्लूकोज वगैरह जो सक्रोज की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लांट का तैयार शुद्ध खुराक, इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट अकर बाय वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू हमारे साथ दो किस्म के हैं। वन इज द जाइलम टिश्यू एंड द सेकंड वन इज द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसे आप लोग याद रखें, इस चैप्टर में आ गया है कि जाइलम जो होता है ये सेंटर ऑफ द स्टेम में होता है। जो वुडी पोर्शन होता है ना, वुड, सेंटर ऑफ द स्टेम में जाइलम होता है। और स्टेम का जो आउटर पोर्शन होता है ये देख ले, कंसीडर दिस मार्कर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दरख्त के आउटर स्टेम के ऊपर ये डेड बार्क होता है, छिलका जिसे कहते हैं, पुस्तकें, छिलका, बार्क। डेड बार्क में कुछ भी नहीं होता, ये डेड बार्क है। डेड बार्क के नीचे लिविंग बार्क होते हैं, लिविंग बार्क, लिविंग छिलका। उस लिविंग बार्क में फ्लोएम होता है और लिविंग बार्क से नीचे लिविंग वुड होता है। लिविंग वुड में जाइलम होता है और उससे अंदर फिर सेंटर ऑफ द स्टेम में डेड वुड होता है, उसमें जो जाइलम होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ठीक है ना? तो जाइलम इज कंसर्न, और जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यू है, ये कोई आर्गन नहीं है। और ये दोनों कम्प्लेक्स टिश्यू है। कम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये है ऐसे टिश्यू कि वो मुख्तलिफ किस्म के सेल से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन, for the conduction, for the transport of water and dissolved mineral salts, and phloem will be responsible for the translocation of solutes, for the translocation of food material. Clear? जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जाइलम जो है इसका कंपोजिशन क्या है? जाइलम इन चीजों से बना है, कम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स जो सपोर्ट देने के लिए है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीड्स और वेसल, ये सारे सेल्स है और ये डिफरेंट सेल्स है। वेसल, ट्रेकीड्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, दीज आर टोटली डिफरेंट सेल। जब ये डिफरेंट सेल्स है
और ये डिफरेंट सेल्स कंबाइन हो गए, इससे टिश्यू बना है. सच टाइप ऑफ टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? जाइलम. इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब इनमें से हमने डिस्कशन ये करना है कि पेरेन्काइमा सेल जहां पे होता है तो पेरेन्काइमा सेल का काम यह होता है कि स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड. ओके, फाइबर्स जो होते हैं इस चैप्टर में आगे आएंगे. ये स्क्लेरेन्काइमा सेल का एक किस्म है. स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं दो किस्म के हैं, एक फाइबर्स है, एक स्क्लेराइड्स है. आगे डिस्कशन में आएंगे. तो ये फाइबर्स भी सपोर्टिव है. फाइबर्स क्या है? सपोर्टिव है. मेन सेल जो जाइलम में कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वो एक ट्रेकीड्स है और एक वेसल है. इन दोनों में एमसीक्यूज भी है और इसका ये चीज आप लोग जहन में याद रख ले. ट्रेकीड्स जो होते हैं, ट्रेकीड्स हमारे साथ अर्ली स्टेज में लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेकीड्स डेड हो जाते हैं. इट बिकम डेड. तो ट्रेकीड्स, मैच्योर ट्रेकीड्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं. ट्रेकीड्स आर elongated cell. Tracheids are elongated cells having no perforation at the end. एंड में इसकी किसी किस्म की सुराख नहीं है. ये नैरो सेल है, elongated cells है और नैरो सेल है और इसके थिक लिग्निफाइड वॉल है. थिक लिग्निफाइड वॉल इसके होते हैं. ये ट्रेकीड्स आर नैरो, ट्रेकीड्स आर लॉन्ग elongated and ट्रेकीड्स आर टेपरिंग at their both end. both end are tapering. इसके साइडों पे छोटे छोटे सुराख होते हैं. इस सुराख का नाम क्या होता है? These pores are known as what? Pits. Pits. Pits का मतलब क्या है? पोर. लेकिन ये चीज याद रखे कि ट्रेकीड्स में एंड पोर्शन में किसी किस्म के पोर्स नहीं है. दे आर नॉट परफोरेटेड एट द एंड. और ट्रेकीड्स एंड टू एंड भी अटैच नहीं होते, साइड बाय साइड अटैच है. और ट्रेकीड्स में वाटर कंडक्शन इसी पोर के जरिए होते हैं जिसका नाम क्या है? पिट्स होता है. ट्रेकीड्स और विसल में अगर आप लोग कंपेरिजन कर ले, सबसे अच्छी तरह वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से सेल में होता है? ट्रेकीड्स में या विसल में? तो सबसे अच्छे किस्म का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रेकीड्स में नहीं होता, वो विसल में होता है. बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अकर इन ट्रेकीड्स. अलकानो लेक्चर शुरू दे, आराम से रखे रहे. हाँ, तो ट्रेकीड्स दे आर डेड सेल, elongated सेल. अब ये याद रख ले, अगर क्वेश्चन में दे दो ट्रेकीड्स अकर इन, तो इसका आंसर है बेस्ट ऑप्शन जाइलम ऑफ एंड अकर इन जाइलम ऑफ जिम्नो एंड टिरिडो. जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फंस. FERN इस फंस या फंस की जगह आप लोग कह सकते हैं टिरिडोफाइट्स. टिरिडोफाइट्स. और अगर मैं लिख लो ट्रेकीड्स एब्सेंट इन जाइलम ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, आप लोग खुद इससे अंदाजा कर ले कि ट्रेकीड्स अकर इन जाइलम ऑफ जिम्नो एंड फंस. फंस का मतलब है टिरिडोफाइट्स. तो जब इसमें अकर है तो एब्सेंट किस में होंगे? अकर की जगह प्रेजेंट भी लिख सकते हैं. एब्सेंट इन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के जाइलम में नहीं है, तो एंजियोस्पर्म के जाइलम में फिर ट्रांसपोर्ट वेसल करता है. क्या करता है ट्रांसपोर्ट? वेसल. द नेक्स्ट वन जाइलम में क्या है? वेसल. हमने डिस्कस करना है कि वेसल किस तरह होता है. तो वेसल जो है, वेसल्स ट्रेकीड से थोड़ा मुख्तलिफ हैं. ये तो नैरो elongated सेल्स है, लेकिन ये वाइड सेल है. शॉर्ट होते हैं, वाइड होते हैं, और इसके दोनों एंड पे क्या होता है? परपोरेशन प्लेट होते हैं, यानी सुराख होते हैं. इसी तरह तो ट्रेकीड्स आर अटैच एंड टू एंड एंड एट द एंड वेसल्स हैज. ट्रेकीड्स आर लॉन्ग elongated, बट कि वेसल्स जो होते हैं दे आर वाइड एंड शॉर्ट. वो नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं. ये वाइड है, शॉर्ट है. उसके टेपरिंग एंड है, इसके टेपरिंग एंड नहीं है. उसके एंड पोर्शन ट्रेकीड में सुराख नहीं है, पोर्स नहीं है. वेसल्स के एंड में पोर्स है और एंड टू एंड अटैच है. दे आर बेस्ट वन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अच्छी तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इसके जरिए होता है. वेसल्स के साइडों में भी पिट्स लगे होते हैं. वेसल्स भी अर्ली स्टेज में लिविंग सेल्स होते हैं. बोथ वेसल्स एंड ट्रेकीड्स आर लिविंग सेल एट द अर्ली स्टेज.
but when it reached maturity, it become dead. When it reached maturity, it become dead. ये dead हो जाते हैं. Okay. अब अगर मैं लिख लो कि यारा vessels occur in xylem of question angiosperm. Xylem of एंजियोस्पर्म में है. और अगर मैं ये लिख लो कि वेसल्स एब्सेंट इन, तो आंसर होगा जाइलम ऑफ जिम्नो एंड फंस. जिम्नो और फंस के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं. जिस तरह उधर जिम्नो और फंस के जाइलम में ट्रैकिड्स होते हैं, तो इधर इसमें ट्रैकिड्स इधर इसमें वेसल्स जो है ना एब्सेंट होते हैं. उधर देखिए ट्रैकिड्स अकर इन जाइलम ऑफ जिम्नो एंड फंस, तो इधर मैं लिखूंगा वेसल एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नो एंड फंस. इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों के साथ वेसल्स के और ट्रैकिड्स का इंट्रोडक्शन हो गया. दीज आर द मेन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी. अब इसमें से एक और चीज है कि ये फ्लोएम का डिस्कशन किस तरह है. फ्लोएम में किस तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. फ्लोएम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटीरियल. तो फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, एक इसमें होते हैं रेसिल. ये रेसिल्स और फाइबर दोनों सपोर्टिव है. पेरेन्काइमा का काम तो है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर. एक होता है कंपेनियन सेल और एक होता है सीव ट्यूब. The tube containing sieve perforated area is known as what? Sieve tube. तो ये आप लोगों के साथ फ्लोएम का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इनमें से मेन सेल जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम में, वो कौन कौन से हैं? Which one of the following cell are mainly responsible for the translocation of solute in the phloem? तो इनमें से दिए होंगे, ए नंबर दिया होगा फाइबर्स, फ्लोएम रेसिल. सी नंबर ऑप्शन होगा कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब. तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर द टू टाइप ऑफ सेल which is mainly responsible for the translocation of solutes inside the plant body in phloem. Clear? अब ये कंपेनियन सेल लिविंग सेल है, लेकिन कंपेनियन सेल कौन से प्लांट में है और कौन से में नहीं है? कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. ये लिविंग सेल है. कौन से सेल है? लिविंग सेल. लिविंग सेल्स अकर इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में है, लेकिन एब्सेंट है इन द फ्लोएम ऑफ जिम्नो एंड टिरिडो. टिरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में एब्सेंट होता है. अगर आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाए, कंपेनियन सेल आर लिविंग सेल हैविंग एलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ डैश. तो एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ जिम्नो एंड टिरिडो, एंड कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म. इज इट क्लियर? सीव ट्यूब ये भी लिविंग सेल्स है. लिविंग सेल्स ये फिर सारे एंजियो जिम्नो टिरिडो सब में सीव ट्यूब होता है. सीव का मतलब है परपोरेटेड. चांदनी को कहते हैं. चांदनी नहीं जो लोग किचन में इससे चाय तख्तीर करते हैं, चांदनी. इस वजह से यानी इस सीव ट्यूब इस तरह होते हैं. इसके एंड में एक परपोरेशन होता है. इसी तरह ये देखिए, जिस तरह चांदनी में ये बहुत सारे सुराख होते हैं, इस तरह इसमें भी होते हैं. इसको कहते हैं परपोरेशन प्लेट या सीव प्लेट. बेस्ट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है सीव प्लेट कंटेनिंग सो मेनी पोर्स. इस तरह इधर भी होते हैं. तो ये परपोरेशन एरिया है, सीव प्लेट है, लेकिन सराउंडिंग इसमें भी पिट्स लगे होते हैं.
अब इस सीव ट्यूब के साथ इधर कंपेनियन सेल लगे होते हैं और ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ अटैच है बाय अ कनेक्शन विच इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मोडेस्माटा। द कनेक्शन बिटवीन द कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन cells. The connection between the companion cell and the sieve tube is known as what? Plasmodesmata. And this is plasmodesmata by means of which exchange of solutes in solution form occur. यानी plasmodesmata से solution form में खुराक entered होगा, companion cell से plasmodesmata के जरिए entered होगा into sieve tube और फिर tube to tube translocation plant body में होता है। Is it clear? तो companion cell और sieve tube living cells है, लेकिन ट्रेकिड्स और विसल अर्ली स्टेज में लिविंग होते हैं लेकिन बाद में डिड हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप एमसीक्यूज ये याद रख ले कि यारा कंपेनियन सेल कौन से प्लांट के फ्लोएम में एब्सेंट है और कौन से प्लांट के फ्लोएम में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है कंपेनियन सेल इन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म और एब्सेंट है इन द फ्लोएम ऑफ टीरिडो एंड जिम्नो। ओके, अब हमने डिस्कशन इसमें यह करना है कि वाटर स्टेटस जो है प्लांट बॉडी में, ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, हाउ द ट्रांसलोकेशन, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी अकर। तो इसके लिए हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। ये शॉर्टकट एक डायग्राम है, उस डायग्राम के जरिए इंशाल्लाह ये क्लियर होगा। तो मोमेंट ऑफ वाटर, यानी अब पहले हम ये जाइलम वाला किस्सा डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट, मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, ये मेन हेडिंग दिया है बुक में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ऑर्गन विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वो रूट नहीं है, रूट का काम है टू एंकर द प्लांट बॉडी इन द सॉइल, टाइटली अटैच करना। तो रूट हियर्स है, ये रूट हियर्स है। रूट हियर्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इम्बाइबिशन तो ये है कि द स्विलिंग ऑफ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस ड्यू टू टेकिंग ऑफ वाटर इज नोन एज इम्बाइबिशन। तो अगर आप कहते हैं कि सर ये तो रूट हियर्स तो लिविंग चीज है, ये तो फिर आप किस तरह इम्बाइबिशन कहते हैं। ये लिविंग है लेकिन रूट हियर्स का जो सिलवाल है, सिलवाल तो नॉन लिविंग है, तो सिलवाल में स्पेसिस है, वो वाटर इम्बाइब करता है, जिसकी वजह से और भी ये वाटर अच्छी तरह आसानी से अंदर जाते हैं रूट हियर्स के सेल में। तो रूट हियर टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय विच वन प्रोसेस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इम्बाइबिशन, ये सारे प्रोसेस है। अब रूट हियर्स जब पानी लेगा, मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं, इससे आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। कंसिडर दैट इज रूट हियर्स। ये पेरेन्काइमा सेल है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा सेल। अब इसके बाद इधर क्या है, एंडोडर्मिस। क्या चीज है ये, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद इधर मेन जाइलम फ्लोएम ड्रा कर ले। ये स्टार शेप चीज जो मैं ड्रा कर रहा हूं, ये कंसिडर कर ले जाइलम। ये जाइलम है, जाइलम, और इसके सेंटर में ये ब्लू कलर के डॉट्स में लगा रहा हूं, ये फ्लोएम है। ये क्या चीज है, फ्लोएम। और ये हो गया वास्कुलर बंडल, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। वास्कुलर बंडल में ये फ्लोएम है और ये स्टार शेप जाइलम है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ये रूट हियर साइल पार्टिकल के बीच में होते हैं, ये साइल पार्टिकल है। साइल पार्टिकल के इर्द गिर्द ये डॉट्स फिल्म ऑफ वाटर है, फिल्म ऑफ वाटर। जब इस रूट हियर सेल में पानी की कमी आ जाता है तो इस साइल पार्टिकल के इर्द गिर्द ये साइल पार्टिकल है, साइल 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 पार्टिकल है। साइल पार्टिकल के इर्द गिर्द ये वाटर फिल्म है। इस वाटर फिल्म में डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं। इट विल टेक, ये रूट हियर सेल विल टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, व्हाटएवर में भी, इसने पानी ले लिया सोल्यूशन की शक्ल में। जब इसने पानी ले लिया सोल्यूशन की शक्ल में, अब ये वाटर इधर है सोल्यूशन फॉर्म में, इधर भी इस तरह साइल पार्टिकल के एक जो फिल्म ऑफ वाटर है, इसने ये ले लिया। जब ले लिया, अब ये वाटर इधर है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि द रूट हियर विल टेक वाटर फ्रॉम द साइल बाय
बाई डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इम्बाइबिशन। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन द वाटर इस रूट हेयर सेल से इस जाइलम ऑफ द रूट तक, ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसमें ये जाइलम है। जाइलम रूट हेयर से स्टार्ट नहीं होता, जाइलम रूट के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट विल बी द पाथवे ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर। रूट हियर ने जो पानी लिया साइल से, ये एब्जॉर्ब शुद्ध वाटर अब रूट हियर से किस तरह जाइलम ऑफ द रूट तक पहुंचेगा। इसके पाथवे कितने हैं, हाउ मेनी पाथवे? इसके 3 पाथवे हैं, ये देखें। एपोप्लास्ट, ये बहुत शॉर्टकट चीज है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा जो है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे। और तीसरा जो है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे आर यू कैन से, वैक्यूलर पाथवे को आप लोग कह सकते हैं ट्रांससेलुलर पाथवे। पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ मेनी पाथवे, हाउ मेनी पाथवे अकर for the transport of water from the root here to reach the xylem of the root? ऑप्शन में है 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी 3। Which are the following pathway? Epoplast, Symplast, Vacuolar. Option D, all of above. Which of the following pathway is non-living? Epoplast, ये non-living है, non-living, non-living है। क्यों? ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इसमें वाटर इस तरह फ्लो करेगा और इस तरह करते करते जाइलम तक पहुंचेगा। तो स्पेसेस तो नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग चीज है, तो इस वजह से उसको हम नॉन लिविंग पाथवे कहते हैं। विच वन इज नॉन लिविंग पाथवे? एपोप्लास्ट। विच वन इज लिविंग पाथवे? वैक्यूलर पाथवे। ये लिविंग पाथवे है। माय डियर स्टूडेंट, व्हाई इट इज लिविंग पाथवे? सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर अकर, एक सेल साइटोप्लाज्म से दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह करते करते जाइलम ऑफ द रूट तक पहुंचेगा। तो सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इज द लिविंग पाथवे। वैक्यूल तो बजाते खुद नॉन लिविंग है, लेकिन चूंकि वैक्यूल सेल के अंदर होता है, कंसिडर दिस, इस सेल के अंदर ये वैक्यूल है, इसके अंदर भी ये वैक्यूल है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। तो सेल टू सेल मूवमेंट इसमें भी होता है, इसमें वैक्यूल टू वैक्यूल वाटर फ्लो करता है। लेकिन चूंकि वैक्यूल नॉन लिविंग है, तो अगर हम कहें कि वैक्यूलर पाथवे नॉन लिविंग है तो ये बात गलत होगा। क्यों? वैक्यूल बजाते खुद नॉन लिविंग है, लेकिन चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो वैक्यूलर पाथवे इज आल्सो कंसिडर एज ए लिविंग पाथवे। इट इज आल्सो कंसिडर एज ए लिविंग पाथवे। माय डियर स्टूडेंट, इधर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 कहीं से आए हैं, मेहमान हैं, तो वो बैठे हैं, वो भी इधर इशारा कर रहे हैं कि ठीक है, हम समझते हैं। तो इस वजह से कभी कभार मेरा ख्याल इधर उधर जाते हैं, तो ये 1 2 मेहमान है वो आए हैं, बैठे हैं, तो उसकी इस वजह से ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं सर क्यों इधर उधर देखते हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट बैठे, 2 3 मेहमान आए हैं, मेरे अपने मेहमान हैं, ठीक है ना। तो ये लिविंग पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे। वट एवर में बी द पाथवे, द pathway for the transport of water from the root here to the root is these 3: epoplast, symplast and vacuolar pathway. Option D, all of above. Is it clear? वाटर किधर पहुंच गया? जाइलम ऑफ द रूट तक। जब ये जाइलम ऑफ द रूट तक पहुंचेगा, अब क्वेश्चन ये है कि जाइलम ऑफ द रूट से ये पानी ऊपर जाएगा या वापस आएगा? वापस मीन कि वापस इधर साइल तक आएगा। वापस भी आ सकता है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, जमींदार हजरात अपने फसलों को जब सोना, यूरिया वगैरह ये फर्टिलाइजर डालते हैं, तो फर्टिलाइजर डालने के बाद फौरन इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इरिगेट करते हैं। इरिगेट अगर न करे, अगर किसी ने सोना यूरिया डाल दिया, सपोज तंबाकू या कोई प्लांट है, और वो दो दिन बाद आ गया, इरिगेशन नहीं किया, और 2 दिन बाद आते तो कहते यार प्लांट खुश्क हो गए, मैंने इसको फर्टिलाइजर ज्यादा दिए थे। लेकिन उसको पता नहीं क्यों खुश्क हो गया। वो खुश्क इसी वजह से हो गया कि वो फर्टिलाइजर इस साइल में डिजॉल्व हो गया, साइल का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। तो जब कंसंट्रेटेड हो गया, तो ये साइल सोल्यूशन फिर लगता है और इसी प्लांट के रूट हियर से पानी खींचते हैं, और रूट हियर आगे से पानी खींच रहा है, इसी वजह से फिर ये प्लांट खुश्क हो जाता है। मतलब साइल हाइपरटोनिक बन जाता है। समझ आ गया ना? तो जब साइल हाइपरटोनिक बन जाता है, तो इस वजह से फिर वो पानी खींचता है। ठीक है। अब ये
जस्ट बस 1-2 मिनट्स में इंशाल्लाह एक डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। ये 1-2 मिनट्स में पूरा एक डायग्राम के जरिए ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं मेंशन कर रहा हूं एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप का मतलब ये है द अपवर्ड मोमेंट ऑफ शेप इज नोन एज व्हाट। एसेंट ऑफ शेप मीन रूट जाइलम से, जाइलम ऑफ द रूट से ये पानी ऊपर जाएगा, ऊपर आखिर प्लांट के टिप तक जाएगा, मतलब लीव्स तक पहुंचेगा। तो ये एसेंट ऑफ शेप किस तरह होगा? एसेंट ऑफ शेप आखिर बाय ट्रांसपायरेशन पुल, किसके जरिए होगा? ट्रांसपायरेशन पुल। पुल मीन खींचना, अक्सर ये दरवाजों पे लिखे होते हैं, मार्केट दुकानें जब चला जाते हैं पुल एंड पुश, तो बंदा इसमें अक्सर गलत हो जाता है। तो अगर पुल लिखा है तो हम उसको पुश करते हैं, अगर पुश लिखा है तो हम खींचते हैं। तो पुलिंग का मतलब है खींचना। तो और ये ट्रांसपायरेशन पुल का मतलब ये है द पुल विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपायरेशन पुल। एंड इट इज एक्सप्लेन बाय डिक्सन एंड जॉली। साइंटिस्ट का नाम है डिक्सन एंड जॉली, जॉली शूज वाला नहीं है, ठीक है, डिक्सन एंड जॉली इन द फॉर्म ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, इसके बाद एक डायग्राम है, सब कुछ क्लियर होगा। कोहेजन टेंशन थ्योरी या टैक्ट मैकेनिज्म भी है, टैक्ट मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, ये आप लोगों के साथ एक ट्री है और ये इसके रूट है, ये रूट है और ये इसका ब्रांच है, और ब्रांच के ऊपर इधर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ ये लीफ है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, ये कंसीडर कर ले इस तरह, ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर ये लीफ एराइज है। अब क्वेश्चन ये है, हमेशा के लिए आप लोग याद रख ले कि प्लांट बॉडी से जब ट्रांसपायरेशन होते हैं तो इसी लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमेटा। तो ट्रांसपायरेशन इस तरह होगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो एरियल पार्ट्स कौन से? लीव्स है। सबसे पहले इस मेसोफिल सेल से थोड़ा सा पानी निकलेगा, इधर एक्स्ट्रा पानी स्पेस में, लीव्स के बीच में स्पेस है, ड्रॉपलेट की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में। ये पानी जब निकल आया तो इस मेसोफिल सेल में पानी का कमी आ गया। जब पानी का कमी आ गया, ट्रांसपायरेशन की वजह से ये कमी आ गया, तो इस मेसोफिल सेल में पुल क्रिएट हो गया, पैदा हो गया, पुल, डिफिशिएंसी ऑफ वाटर, या इसको आप लोग कहते हैं सक्शन फोर्स डेवलप हो गया। क्या चीज डेवलप हो गया? सक्शन फोर्स, कमी। ये कमी, पानी का ये कमी पूरा करेगा कहां से? इस मेसोफिल सेल से पानी लेगा। इस मेसोफिल, हाँ, और इधर जो पानी निकले था वो किधर जाएगा? वो तो बाहर खारिज होगा ना, वाटर वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में बाहर जाएगा। तो इस मेसोफिल सेल में ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी की कमी आ गया। दिस मेसोफिल सेल विल टेक वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट मेसोफिल सेल एंड नेक्स्ट मेसोफिल सेल टेक वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट मेसोफिल सेल, और आखिरकार जो मेसोफिल सेल इसी मिडरिब के करीब है, इसी मेन लीफ के सेंटर में जो वेन है, इसको क्या कहते हैं? मिडरिब। आखिरकार ये मेसोफिल सेल इसे मिडरिब से पानी लेगा। तो जब मिडरिब से पानी लेगा तो ये इस तरह नहीं होता कि जब मिडरिब से पानी ले लिया तो मिडरिब में पानी की कमी होगी। वाटर मॉलिक्यूल तो आपस में अटैच होते हैं, सिर्फ डिफिशिएंसी आता है। तो जब मिडरिब में जाइलम ऑफ द मिडरिब से पानी लिया मेसोफिल सेल ने, अब जाइलम ऑफ द मिडरिब विल टेक वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द पेटियोल। ये लीफ का स्टॉक है, इसको पेटियोल कहते हैं। फिर इसी तरह xylem of petiole will take water from xylem of the branch. Xylem of branch will take water from xylem of stem. Xylem of stem will take water from root, and root xylem will take water from ये root hairs है। ये क्या चीज है? root hairs। तो xylem of the root will take water from root hairs. Our root hair will take water from soil. किधर से पानी लेगा? soil। तो अब आप लोग देख ले, मैंने जो कुछ लिखा है इधर, मैंने लिखा है कि एसेंट ऑफ शेप, नीचे से ये पानी खींचा जाता है। द वाटर मॉलिक्यूल विल बी पुल्ड फ्रॉम द टॉप, नॉट पुश फ्रॉम द बेस। फॉर एग्जांपल ट्रांसपायरेशन पुल, ये पुल हो गया ना,
वाटर मॉलिक्यूल इधर से चला गया, मेसोफिल सेल में पानी का कमी आ गया, ये पुल, ये खिंचाव, ये सक्शन फोर्स मेसोफिल सेल में डेवलप हो गया और ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड। ये कोहेजन टेंशन थ्योरी डिक्सन एंड जाली ने एक्सप्लेन किया, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्सेस के जरिए अटैच है और फिर जाइलम आप वॉल ऑफ द जाइलम के साथ अटैच है बाय मींस ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। अगर ये कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस ना होता तो वाटर मॉलिक्यूल कभी भी जाइलम ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर अनब्रोकन कॉलम की शक्ल में ना होता। Water molecule occur in unbroken form inside the xylem of the plant body due to cohesive and adhesive forces. Due to which one forces? Due to cohesive and adhesive forces. और इसको ये टेक्ट मैकेनिज्म जो दिया है, टेक्ट टी का मतलब है ट्रांसपायरेशन, ए का मतलब है एडहेजन, सी का मतलब है कोहेजन। ट्रांसपायरेशन, एडहेजन, कोहेजन एंड टेंशन। टी का मतलब क्या? टेंशन। टेंशन मीन मेसोफिल सेल के अंदर ये टेंशन क्रिएट हो गया, टेंशन मीन पानी का कमी, और ये टेंशन नीचे आ रहा है, मतलब इस मेसोफिल सेल में पानी का कमी है, ये नेक्स्ट मेसोफिल से पानी लेगा, ये टेंशन इस तरह जा रहा है, आखिरकार ये मेसोफिल सेल जाइलम ऑफ द मिडरिब से पानी लेगा, लीफ के सेंटर में जो मिडरिब है उसमें जाइलम का ब्रांच आया है, जाइलम ऑफ द मिडरिब से पानी लिया, इसी मेसोफिल सेल ने जाइलम ऑफ द मिडरिब अपने पानी का कमी पूरा करेगा जाइलम ऑफ पेटियोल से, और जाइलम ऑफ पेटियोल पानी का कमी पूरा करेगा जाइलम ऑफ द ब्रांच से, जाइलम ऑफ ब्रांच अपने पानी का कमी पूरा करेगा जाइलम ऑफ द स्टेम से, जाइलम ऑफ द स्टेम अपने वाटर का कमी पूरा करेगा जाइलम ऑफ द रूट से, जाइलम ऑफ द रूट अपने पानी का कमी पूरा करेगा रूट हियर से, और जब रूट हियर में पानी का कमी आएगा ऑटोमेटिकली सॉइल से पानी लेगा, और अगर सॉइल में पानी नहीं है तो प्लांट बॉडी खुश्क होगा। तो क्या देख ले, पानी नीचे से पुश होता है? नो, always water molecule will be pulled from the top due to transpiration pull या cohesion tension theory, which is explained by Dickson and Jolly, and it is also known as what? Tect mechanism. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट डिस्कस करना है। वाटर वाला किस्सा खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।